व्हाट्सअप गाइस, तो स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे दोस्तों। तो दोस्तों आज अपन बात करेंगे जेडब्ल्यू के साइंटिफिक प्रिंसिपल के बारे में। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने सारे के सारे जो सेकंड चैप्टर के जो पार्ट है वो आपने देख लिए होंगे और आपको वो सब समझ में भी आ गए होंगे और कोई भी टॉपिक में डाउट भी नहीं है। तो दोस्तों अपन आज स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर बढ़िया से एक मूड के साथ और बढ़िया एक बेहतरीन मोटिव के साथ कि भाई आज जो पढ़ा रहे हैं भैया वो तो रिवाइज होना जाना चाहिए। और मैं बोलता हूँ दोस्तों कि प्लीज़ कंसंट्रेट करके सुनना जो मैं बोल रहा हूँ और जो मैं बातें बोलूँ उसको प्लीज़ राइट डाउन करना और उसके नोट्स बना लेना, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा दोस्तों। ठीक है, तो अब बात करते हैं अपन जेडब्ल्यू टेलर के साइंटिफिक प्रिंसिपल की। ठीक है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल कौन सा है भैया? फर्स्ट प्रिंसिपल तो बता दो, नाम तो बता दो। तो फर्स्ट प्रिंसिपल का नाम है दोस्तों और मेरे भाइयों, साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब। मतलब साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब। ठीक है ना? तो क्या बोलता है? साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स टू कंडक्ट द बिजनेस पर्सनल so that output can be increased with better quality and lesser cost। अब इसमें क्या बोलता है कि ना साइंटिफिक जो मैनेजमेंट है ना वो कहता है कि आप जो बिजनेस है ना वो पर्सनल कंडक्ट करो। पर्सनल कंडक्ट करो मतलब कि उस बिजनेस को आप जाके देखो, आप उसके अंदर देखो कि जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो ठीक बना रहे हैं क्या। ठीक है, जो काम कर रहे हैं लेबर वो ठीक कर रहे हैं क्या, मतलब पर्सनल चेक करके आओ। जिससे कि क्या होगा, जो आउटपुट बना रहे हैं, जो अपन प्रोडक्शन कर रहे हैं ना, वो क्या होगा, एक तो बेटर क्वालिटी में बनेगा और एक लेसर कॉस्ट में बनेगा। भाई अपन जाके देखेंगे कि यार ये जो रॉ मटेरियल लगाया है वो सही तो लगाया है ना भाई, वो जो प्रोडक्शन फिनिक्स गुड्स में बन रहा है वो बढ़िया तो बन रहा है। और अपन पर्सनल जाके देखेंगे तो वेस्टेज भी कम होगी। ठीक है ना? अपन खुद जाके अगर मान लो रॉ मटेरियल परचेज करके लेके आ रहे हैं तो अपन क्या करेंगे कि लेसर कॉस्ट में अपन को बढ़िया से बढ़िया रॉ मटेरियल मिल जाए। तो ऐसे ही बोलता है कि यार पर्सनली चेक करो। ठीक है ना? एज पर सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? एज पर जेडब्ल्यू टेलर there should be only a one best method to maximize the efficiency which is followed throughout the organization। कि भाई जे डब्ल्यू टेलर क्या बोलते हैं, ये वाला ना एक बहुत ही बेस्ट मेथड है जिससे कि एफिशिएंसी है ना वो फॉलोड हो सकती है पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है दोस्तों, दिस साइंटिफिक मेथड विल बी डेवलप्ड थ्रू एंड एनालाइजिंग। ये वाला जो मेथड है ना वो कैसे डेवलप होगा? थॉट से। ठीक है ना? मतलब और एनालाइज करके और थॉट से अपन ये वाला जो मेथड है ना वो अपन डेवलप कर सकते हैं इन द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। दिस मेथड विल सब्स्टिट्यूट द रूल ऑफ थंब थ्रो आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये वाला जो मेथड है ना वो रूल ऑफ थंब को सब्स्टिट्यूट कर देगा उसकी ऑर्गेनाइजेशन से। जैसे मतलब पहले क्या था कि भाई जो प्रिंसिपल मतलब कम लग रहा है तो वो लगा दिया, उसको क्या करते थे? रूल ऑफ थंब। या आपने पार्ट 7 में समझ लिया होगा भाई। अब ये वाला सब्स्टिट्यूट है, मतलब उसका ही मिलता जुलता है जो ये वाला है। मतलब ऐसे नहीं है इसमें कि अपन सीधा लगा देंगे, नहीं, इसमें अपन क्या करेंगे, अपन देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन में कि कौन कौन सी चीज़ कमी है। ठीक है ना? अपन उसको स्टडी करेंगे अच्छी तरह से अपन उसको देखेंगे कि भाई ये क्या नाम है, अपन को कुछ ना कुछ बेनिफिट देगा ना या नहीं देगा, जब अपन इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया? तो साइंटिफिक मेथड विल investigate the traditional method through various study and develop the standard method which was be followed by everyone through the organization। तो क्या बोलता है कि साइंटिफिक जो मेथड है ना वो क्या करेगा, वो इन्वेस्टिगेशन करेगा ट्रेडिशनल मेथड से, मतलब जो अपन ने पहले लगा रखा था तो उसको देखेगा, उसको मतलब इन्वेस्टिगेट करेगा किससे? वेरियस स्टडीज से। और क्या करके देगा? एक डेवलप करेगा अपना एक स्टैंडर्ड मतलब स्टैंडर्ड मेथड डेवलप करेगा जो कि हर जने जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में लग रहे हैं वो सब के सब फॉलो करेंगे, जिससे कि भाई फॉलो करके जो अपना जो ऑब्जेक्टिव है, जो अपना जो गोल है ऑर्गेनाइजेशन गोल, वो अचीव कर सके। इतना समझ में आया होगा? ठीक है, हाँ मेरे बच्चे हैं यार, समझ में तो ऑब्वियसली आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? एज पर टेलर
Even the small activity in production should be planned and carried out by following the standard method, like loading of the iron pick into box car. This will save the human energy and effort. मतलब इसमें क्या बोलता है कि जो टेलर है ना, मतलब टेलर ने कहा कि स्मॉल एक्टिविटी इन द प्रोडक्शन शुड बी प्लान एंड कैरिड आउट बाय फॉलोइंग ऑफ द स्टैंडर्ड। मतलब अगर छोटी से छोटी भी एक्टिविटीज अगर अपन ऑर्गेनाइजेशन में करेंगे ना, वो भी जो अपन ने प्लान सेट किया है, जो अपन ने स्टैंडर्ड अपन ने मेथड जो बनाया है, जो जो अपन ने प्रिंसिपल बनाया है और जो अपन ने लागू किया अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसके अकॉर्डिंग ही होगा। जैसे कि मान लो भाई क्या नाम है, आयरन पिक को अपन लोड करके एक बॉक्स कार में डाल रहे हैं, मतलब उसको बॉक्स में डाल रहे हैं, तो इससे क्या होगा भाई, मतलब एक आयरन मतलब जैसे भाई वो, तो इससे क्या होगा, जो ओमन की जो एनर्जी है ना वो सेव होगी और उसके एफर्ट भी सेव होगी भाई। उस चीज़ के बदले अगर ऑर्गेनाइजेशन जो ओमन है वो कुछ और काम करे, जिससे कि मतलब जैसे वो नहीं होता, वेस्ट को उठाने के लिए अगर अपन ने एम्प्लॉयज़ लगा दिए वहाँ पर, तो ऑब्वियसली यार जो एम्प्लॉयज़ मान लो प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो यार उनका तो प्रोडक्शन नहीं हुआ ना, उनकी जो क्वांटिटी है वो पर डे की कम हो गई। इसलिए बोलते हैं कि भाई जो काम धंधा अगर एक्स्ट्रा काम है तो भाई वो मशीनों से कर दो, चाहे आप, कोई दिक्कत नहीं है। जिससे कि क्या होगा, ह्यूमन की जो एफर्ट है, वो एनर्जी है ना, वो कम हो जाएगी, मतलब वो सेव हो जाएगी, और वो अपना भाई सेव होगी तो ऑब्वियसली वो दूसरी साइड अपने लगा के भाई बढ़िया काम करेंगे। ओके, इतना समझ में आया। मोर दिस स्टैंडर्डाइज मेथड मोर द बेटर इट इज। मतलब जितना बढ़िया स्टैंडर्डाइज मेथड होगा ना, वो उसकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको फर्स्ट वाला प्रिंसिपल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अब अपन बात करते हैं सेकंड प्रिंसिपल के बारे में। तो भाई सेकंड प्रिंसिपल है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, मतलब हार्मनी नॉट डिस्कार्डेड, ठीक है ना, ये सेकंड प्रिंसिपल है। तो भाई पॉइंट पढ़ते जाते हैं, समझते जाते हैं यार। देखो, अगर समझ में आ रहा है ना तो भाई प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को, शेयर कर देना भाई वीडियो को, सब्सक्राइब कर लेना भाई चैनल को, ठीक है दोस्तों। भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं तो ऑब्वियसली यार कुछ ना कुछ एफर्ट तो आप भी करो, और भाई नोट्स भी बना लो मेरे साथ साथ, बेनिफिट है आपके लिए, ठीक है ना। बोल रहा हूं तो भाई ऑब्वियसली बेनिफिट ही होगा। एमसीक्यू भी आएंगे, इसकी कोई टेंशन मत लो आप, प्लीज बेझिझक हो जाओ भाई, इस अकाउंट को फॉलो करो। मैं बोलता हूँ आपको सब चीज मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। नोट्स बनाओ मेरे साथ, आज नोट्स बनाओगे, आगे आपको रियलिटी बताता हूँ, नवंबर दिसंबर में बिल्कुल भी दिक्कत फेस नहीं होगी, प्रॉब्लम। और पढ़ना तो ऑब्वियसली है ही, तो भाई आज से ही पढ़ लो ना। आए हो इतनी सर्च करके कि भैया सौरभ भाई से पढ़ना है, तो ऑब्वियसली यार पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ लो ना। चलो तो बात करते हैं अपन हार्मनी नोट डिस्कॉर्ड की। तो मैनेजर आर द मैनेजर आर द मीडिएटर और लिंक बिटवीन द ओनर एंड द वर्कर। बिल्कुल देखो, जैसे ये भाई कौन है, ओनर है, ओनर, ठीक है भाई, समझ जाना इसमें, ये वर्कर है, तो इनके बीच में कौन है भाई, मैनेजर है। इनके बीच में क्या है, इनके बीच में मैनेजर है, ठीक है, जो कि मीडिएटर का काम करता है। किसका, मीडिएटर का, समझ जाना, ठीक है दोस्तों, मीडिएटर का काम करता है। अब इसमें क्या बोलते हैं, मैनेजर हैज़ पावर टू गेट वर्क डन फ्रॉम द वर्कर। अब इस मैनेजर के पास पावर है कि भाई ये वर्कर से काम करवा ले, मतलब जो भी इनको टास्क मिला है, जितना भी इनको टास्क मिला है, जितना भी इनको प्रोडक्शन करना है, तो क्या ये किसकी ड्यूटी है, ये मैनेजर की ड्यूटी है। ये किसकी मैनेजर की एक ड्यूटी है, ठीक है ना। सो देयर इज ऑलवेज अ चांस और पॉसिबिलिटी टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द मैनेजर एंड वर्कर। अब ऑब्वियसली भाई एक चांस होता है, क्या नाम है, इन दोनों के बीच में, किसका, कॉन्फ्लिक्ट का। भाई कॉन्फ्लिक्ट का तो ऑब्वियसली होगा भाई। अब क्या होगा, जैसे कि मान लो, देखो ये, एक मिनट, ये ओनर है, ये मैनेजर है, ये वर्कर है। अब भाई मैनेजर ने उनको, इन वर्करों को कुछ ना कुछ टास्क दिया, मान लो इन वर्करों ने कंप्लीट नहीं किया, कंप्लीट नहीं किया, तो ऑब्वियसली है यार इनके बीच में क्या होगा, कंफ्लिक्ट होगा। भाई मैनेजर बोलेगा यार मैंने तेरे को काम दिया था तूने नहीं किया, ये बोलेगा
सर सॉरी सॉरी सॉरी। वो बोली भाड़ में जाए भाई तेरी सॉरी, मेरे को तो काम चाहिए, मैंने जितना तेरे को टास्क किया था भाई वो काम चाहिए। बोला अभी कर दूंगा। यार अभी क्या करेगा भाई, टाइम तो तेरा हो गया, मान लो उसका टाइम हो गया तो अभी क्या कर देगा। तो ऑब्वियसली यार इनके बीच में कंप्लीट होता है। आज अगर मान लो देखो, आज अपन एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो स्कूल में आपको होमवर्क मिला, ठीक है, टीचर ने आपको डांट मारी, तो ऑब्वियसली कंप्लीट होता है। मतलब कंप्लीट मतलब टीचर ने डांट मार दी, आपने होमवर्क नहीं किया तो टीचर ने डांट मार दी। अब टीचर फिर क्या करेगा, उनकी जब टीचरों की मीटिंग होती है स्कूल में, तो ऑब्वियसली वो टॉपिक उठ के आएगा, तो वो बाद में ओनर के पास पहुंचेगा, मतलब ओनर मतलब हेड के पास, समझ रहे हो ना। तो ऑब्वियसली यार इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। अब इसमें फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है, JW टेलर सजेस्ट दैट दिस कंप्लीट विथ नॉट हेल्प एनीवन, नाइदर वर्कर नॉर मैनेजर और नॉर ओनर्स। मतलब जो ये कॉन्फ्लिक्ट है ना भाई, ये किसी को हेल्प नहीं करेगा। जैसे कि एग्जांपल ले लो, मान लो देखो एग्जांपल से बात करते हैं अपन कि मान लो मैनेजर ने टास्क दिया वर्कर को, ठीक है, और मैनेजर ने भाई बहुत ज़्यादा इनके बीच में मतलब कॉन्फ्लिक्ट हो गया। तो क्या किया, इसमें से 10 वर्कर काम छोड़ के चले गए, 10 जो वर्कर हैं काम छोड़ के अपने घर पे चले गए। तो ऑब्वियसली है यार, जो 10 वर्कर जो प्रोडक्शन जो काम करते थे, अब उसका कौन काम संभालेगा। तो ऑब्वियसली यार ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छी बात है क्या, आप बताओ, नहीं है ना। तो जो वही बोलता है कि JW टेलर बोलता है कि ये जो आप बोल रही हो ना, जो ये कॉन्फ्लिक्ट है ना, ये भाई हेल्पफुल नहीं है, ये हेल्प नहीं करेगा, वर्कर को भी नहीं हेल्प करेगा, ना मैनेजर को हेल्प करेगा, ना ऑर्गेनाइजेशन को करेगा, और ना ओनर को करेगा। सो टू सोल्व दिस प्रॉब्लम JW सजेस्ट मेंटल रिवोल्यूशन फॉर द बोथ द वर्कर एज वेल एज मैनेजमेंट। अब क्या नाम है, जो JW टेलर है ना, उसने सजेस्ट किया कि मेंटल रिवोल्यूशन, ठीक है, किस किस के बीच में, मतलब वर्कर के बीच में और एक मैनेजमेंट के बीच में एक मेंटल रिवोल्यूशन, ठीक है। बोथ ऑफ देम हैज टू ट्रांसफॉर्म देयर थिंकिंग एंड शुड ट्रीट देम एज अ पार्ट ऑफ फैमिली। आप बोथ ऑफ देम मतलब क्या नाम है, वो सब मतलब जितने भी एम्प्लॉयज लग रहे हैं, जितने भी मैनेजर लग रहे हैं, जितने भी मतलब ओनर, चाहे एक हो चाहे दो हो, वो क्या, वो ट्रीट करे मतलब सबको एक फैमिली की तरह उनको ट्रीट करे। मतलब बोथ एज ट्रांसफॉर्म थिंकिंग दे शुड बी ट्रीट एज मतलब पार्ट ऑफ फैमिली। भाई ऑब्वियसली यार फैमिली है, अगर मान लो वर्कर अगर अच्छा काम करेंगे तो ऑब्वियसली जो यार ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव है, जो गोल है, वो तो अचीव होने ही है। मान लो वर्कर ही अगर एफिशिएंसी से एफिशिएंट काम नहीं करेंगे, मतलब इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली काम नहीं करेंगे, तो क्या ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव कर पाएगी, नहीं कर पाएगी ना। अगर मान लो मैनेजर और वर्करों के बीच हरदम कॉन्फ्लिक्ट रहा, हरदम मतलब वहाँ यार उनका बीच में लड़ाई होती रह रही है, तो क्या भाई जो मैनेजर काम कर रहे हैं वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में, क्या वो उन सभी को अच्छी तरह से कमांड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। अगर वर्कर कोई भी कर रहा है तो भाई अगर मैनेजर उनको बार बार डांट मार रहा है, तो क्या वर्कर भी अच्छी तरह से वहाँ काम कर पाएगा, फ्रीडम रह पाएगा, इक्विटी मिलेगी, नहीं मिलेगी ना। तो इसीलिए बोलते हैं कि JW टेलर बोलता है कि जितने भी वर्कर काम कर रहे हैं, जितने भी आपके पास एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं ना, उनको एक पार्ट ऑफ फैमिली समझो, ठीक है ना। अब इन सच अ केस दे विल नॉट थिंक अबाउट टू गो ऑन स्ट्राइक। मतलब अब इस केस के अंदर वो है ना नहीं सोचेंगे कि स्ट्राइक पे चले जाए। मतलब वो बताए ना कि भाई 10 वर्कर भाग गए, मतलब स्ट्राइक पे आ गए, तो स्ट्राइक नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। 8 पॉइंट क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट शुड शेयर द गेन अर्न्ड बाय देम विद वर्कर एंड वर्कर शुड वर्क वेरी हार्ड टू ब्रिंग गुड्स चेंज फॉर द कंपनी। ऑब्वियसली ये है, अगर मान लो भाई एक ऑर्गेनाइजेशन बढ़िया प्रॉफिट कमा रही है, बढ़िया मतलब प्रॉफिट कर रही है, तो ऑब्वियसली यार वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी अपने वर्करों के पास, एज अ बोनस करो चाहे एज अ मतलब आप कुछ भी मान लो, मतलब जैसे
वो देते हैं, गिफ्ट भी देते हैं ना, गिफ्ट मान लो भाई वो, ये अगर प्रॉफिट अर्न किया तो वर्कर के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर ले अगर। और इससे क्या होगा कि वर्कर को पता है यार भाई हमारे लिए अगर मान लो ऑर्गेनाइजेशन इतना काम कर रही है तो ऑब्वियसली वर्कर जो है वो सब हार्ड करे, मतलब हार्ड वर्क करेंगे, एफिशिएंसी क्रिएट करेंगे, इफेक्टिवली क्रिएट करेंगे, जिससे कि जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव है वो अच्छी तरह से अचीव हो जाए। और अचीव होने के बाद जो ये प्रिंसिपल है ये अच्छी तरह इंप्लीमेंट भी होगा। ठीक है दोस्तों, आया समझ में। 9th पॉइंट क्या बोलता है, एज पर JW टेलर, prosperity of the employees will not exist for a long time unless management will know thing about prosperity of worker। तो ऑब्वियसली यार JW बोलता है कि ना prosperity of the employees will not exist for a long time, मतलब एक अपन बोल सकते हैं कि यार जो एक एम्प्लॉइज है अगर भाई prosperity उसमें मतलब क्या नाम है वो एक टाइम के लिए यार मतलब वो ये काम करता 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 थोड़ा सा बोर होने लग जाएगा, तो अपन नहीं बता सकते कि जो वर्कर है वो लॉन्ग टाइम तक चलेगा। देखो ये कोई अजम्पशन नहीं है कि भाई वो चलेगा ही चलेगा लॉन्ग टाइम तक लिए, नहीं, वो मे बी 1 साल 2 साल 3 साल निकाल देगा, उसके बाद नहीं। तो इसलिए बोलते हैं कि क्या नाम है कि जो प्रोस्पेरिटी है ना एम्प्लॉयज की वो एग्जिस्ट नहीं करती पूरे लॉन्ग टाइम के लिए। तो मैनेजमेंट विल नॉट थिंक अबाउट द प्रोस्पेक्टिव वर्कर, तो भाई मैनेजमेंट को भी नहीं होना चाहिए कि भाई मतलब उसके ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए एक ही वर्कर के ऊपर, भाई बहुत ज़्यादा है, वर्कर आते जाते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इतना समझ में आया। 10th पॉइंट क्या बोलता है, मेंटर रिवोल्यूशन मीन चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ बोथ वर्कर एंड मैनेजमेंट, बोथ ऑफ देम शुड थिंक अबाउट द कोऑपरेशन नॉट कंपटीशन। अब भाई मेंटल रिवोल्यूशन MCQ गोल्ड है फर्स्ट ऑफ ऑल। अब मेंटल रिवोल्यूशन क्या है, चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ द वर्कर एंड द मैनेजमेंट, मतलब जो वर्कर है भाई, वर्कर मान लो कुछ एटीट्यूड से आ रहा है कि भाई मैं पैसे कमाऊंगा, पैसे कमाने के लिए आ रहा है, काम धंधा कर नहीं रहा, तो यार उसका मतलब एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा भाई, उसको बताना पड़ेगा कि आप यहाँ काम कर रहे हो तो ऑर्गेनाइजेशन के काम कर रहे हो। अब मैनेजमेंट है भाई, मैनेजमेंट अगर मान लो रोज ही लड़ाई मचा रखी है वर्करों के साथ, तो ऑब्वियसली यार उनका भी एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा और उनको बताना पड़ेगा कि ये अपने फैमिली मेंबर है, इनके बिना अपनी जो अचीवमेंट है, जो अपने जो गोल है वो अचीव नहीं होंगे। आया समझ में। तो उनको एक और बात बतानी पड़ेगी कि अपन कोऑपरेशन में काम करें ना कि कंपटीशन के अंदर। जैसे होता है ना कि भाई मैनेजर के बीच कंपटीशन होता है, भाई ये क्रिएट नहीं करो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्योंकि अगर आपने ये क्रिएट कर दी तो भाई बाई चांस आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अचीव नहीं कर पाएगी, क्योंकि एक दूसरे के फिर वो रहेंगे ना, मतलब जैसे एक दूसरे के यार मान लो दोनों मैनेजर एक दूसरे के क्या रहेंगे, एक दूसरे से कंप्लीट करके बैठ जाएंगे कि यार मैं काम ज्यादा कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, वो यार फिर उसके बीच में यार बहुत ज्यादा क्वेरल हो जाएगी लड़ाई, और लड़ाइयाँ होने के बाद जस्ट भाई वो कंपनी खत्म भी हो जाती है। अब यार देखो बुरा मत मानना, रिलेशनशिप में भी तो है, अगर अपन रोज लड़ाई कर रहे हैं, रोज लड़ाई कर रहे हैं, तो एट द पॉइंट ऑफ एंड यार वो टूटती है, वो ब्रेकअप होता ही है। हाँ अगर अपन शिद्दत से रखे उसको, अच्छी तरह रखे, तो ऑब्वियसली वो चलता ही है, पर ज़्यादा रिलेशनशिप चलती नहीं है भाई। तुम 12th के मेंबर हो तो तुम्हारे तो पास लड़की आनी भी नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये जस्ट अ जोक था, ठीक है ना। अब बात करते हैं 11th पॉइंट के बारे में। तो 11th पॉइंट क्या बोलता है, बोथ ऑफ देम शुड रियलाइज दैट दे नीड ईच अदर एंड इंक्रीज द सरप्लस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। भाई उन मैनेजर प्लस वर्कर को उनको बताओ कि यार तुम मतलब क्या नाम है ना, तुम दोनों की नीड है हमें, मतलब जो मतलब ऊपर लेवल वाले जो टॉप लेवल वाले बैठे हैं तो वो क्या करे, उनको बताए कि हमें आप दोनों की नीड है, आप दोनों की नीड है मतलब, और जिससे कि इनके बीच में कोऑर्डिनेशन भी क्रिएट होगा। ठीक है ना। और भाई कोऑर्डिनेशन ऑब्वियसली क्रिएट हो गया तो ऑर्गेनाइजेशन है वो सरप्लस में भी जाएगी। ठीक है दोस्तों, मैनेजमेंट शुड शेयर द सरप्लस विद वर्कर एंड वर्कर शुड मेक एफर्ट सो दैट द कंपनी कैन अर्न मोर सरप्लस। तो ऑब्वियसली है यार, जो क्या नाम है, जो अगर सरप्लस हुआ तो भाई जो मैनेजर है वो अपने शेयर करे, भाई वो जो मैनेजमेंट है वो अपना सरप्लस थोड़ा सा वर्करों को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दे, जिससे कि जो वर्कर है वो अपना वर्क हार्ड करेंगे और जितना सरप्लस अभी कमाए उससे ज़्यादा कमाने की सोचेगी।
ऑब्वियसली है। ठीक है, इतना समझ में आया सेकंड वाला। भाई देखो पूरा डिटेल से बता दिया, और मैं ये भी बता देता हूं कि केस स्टडी में ये ही लाइन प्लॉट होके आती है मोस्ट ऑफ द सेंस। ठीक है ना। सॉरी। अब बात करते हैं अपन थर्ड वाले प्रिंसिपल के बारे में। अच्छी तरह सुनना भाई, केस स्टडीज में भाई ये पॉइंट, ये लाइन लग के आती है, सच्ची में गारंटी। ठीक है ना। तो कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, देयर शुड बी अ कंप्लीट कोऑपरेशन बिटवीन वर्कर एंड लेबर एंड मैनेजमेंट इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल। मतलब इसमें बोला गया है कि ना एक कोऑपरेशन होना चाहिए, अपन सबका संगठन होना चाहिए, मतलब कोऑपरेशन होना चाहिए, पार्ट होना चाहिए किस किस का, वर्कर का, कोई लेबर लग रही है वो, और एक मैनेजर का, ना कि कोई एक इंडिविजुअल होना चाहिए। ओके। कंपटीशन शुड बी रिप्लेस्ड बाय कोऑपरेशन, बोथ ऑफ देम शुड रियलाइज दैट दे नीड ईच अदर। अब जो कंपटीशन क्रिएट हो रहा है वर्कर के बीच में, एम्प्लॉयज के बीच में, लेबर के बीच में, और क्या नाम है आपके जो मैनेजर के बीच में, उसको हटाया जाए और उसको एक कोऑपरेशन में लेके आया जाए, और उनको बताया जाए कि तुम सब एक दूसरे की नीड हो। मैनेजमेंट शुड इनवाइट द सजेशन made by the worker and should reward them if suggestion in cost profit increases। तो मैनेजर क्या करे, जो मैनेजमेंट है ना वो इनवाइट करे सजेशन को जो कि वर्करों ने मेड करी है, और उसको रिवार्ड दिया जाए इफ द जो सजेशन है वो कॉस्ट एंड प्राइस प्रॉफिट इंक्रीज कर रही है। तो ठीक है ना दोस्तों। अब एम्प्लॉय शुड बी अ पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। भाई ये वाली लाइन कोट कर लेना अपने रजिस्टर के अंदर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। एम्प्लॉयज शुड बी अ पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग बिफोर मेकिंग डिसीजन बाय मैनेजमेंट, एम्प्लॉय शुड बी एम्प्लॉय शुड बी टेकन इनटू कॉन्फिडेंस। ठीक है ना। मतलब क्या नाम है भाई, जो डिसीजन हो रहा है बिजनेस से रिलेटेड, जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो भी कोई डिसीजन हो रहे हैं, तो उसमें क्या होना चाहिए, उसमें जो है ना एम्प्लॉयज है ना वो एक पार्ट होना चाहिए, उनका वो डिसीजन में उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ठीक है ना। और बिफोर मेकिंग अ डिसीजन बाय मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज शुड बी टेकन इनटू कॉन्फिडेंस। मतलब भाई पहले, जो डिसीजन बनाने से पहले भाई जो एम्प्लॉयज है ना उनको कॉन्फिडेंस लेवल अप करने की एक अच्छी तैयारी करवाई जाए। ठीक है ना। एक अच्छी कॉन्फिडेंस अप करने के लिए तैयारी करवाई जाए। वर्कर शुड नॉट गो ऑन स्ट्राइक फॉर अननेसेसरी डिमांड। अब उनको बताया जाए कि जो वर्कर है ना वो स्ट्राइक पे नहीं जाए। भाई अननेसेसरी डिमांड, अगर मान लो वर्कर कर रहे हैं और उसके बीच में अगर वो स्ट्राइक कर रहे हैं उस डिमांड को कंप्लीट करवाने के लिए, तो यार ऑब्वियसली वो गलत है। ठीक है ना। नेसेसरी है वो तो ऑर्गेनाइजेशन को देखो देनी पड़ेगी। अगर अननेसेसरी डिमांड है तो भाई अगर वो स्ट्राइक कर रहे हैं तो ये वाली चीज़ गलत है। ठीक है। देयर शुड बी एन ओपन सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन वेयर एम्प्लॉयज कैन कॉन्टैक्ट द मैनेजमेंट विदाउट द हेल्पिंग ऑफ ट्रेड यूनियन। एक ओपन सिस्टम होना चाहिए कम्युनिकेशन का, जिससे कि जो एम्प्लॉयज है ना वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मैनेजर के साथ। भाई बीच बीच में वो नहीं है, जैसे मान लो कोई एम्प्लॉयज है वो परचेज डिपार्टमेंट में लग रहा है, तो ये नहीं है भाई उसको मान लो मैनेजमेंट मैनेजर से बात करनी है, तो ये नहीं है भाई वो पहले उस परचेज हेड की है परमिशन लेगा, पहले उसको बताएगा फिर परचेज हेड वो बताएगा। नहीं भाई, वर्करों को एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मिलना चाहिए कि भाई एक मोटिव मिलना चाहिए या फिर एक प्लस पॉइंट मिलना चाहिए कि भाई वो डायरेक्ट मैनेजमेंट जो मैनेजर है और या फिर हेड है जो टॉप लेवल के जस्ट नीचे बैठता है उससे बात करने का, कम्युनिकेशन करने का एक उनको एक इजी वे या फिर एक प्लस पॉइंट मिलना चाहिए। ठीक है दोस्तों। एम्प्लॉइज शुड हिमसेल्फ टेक केयर ऑफ द नीड ऑफ द एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज है ना वो खुद ही टेक केयर करेगा अपनी नीड्स के ऊपर। ठीक है ना। क्या क्या उसकी जो नीड है उसके ऊपर। द प्रिंसिपल इज एन
एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कार्डेड। ये वाला जो प्रिंसिपल है ना, ये एक एक्सटेंडेड वर्जन है हार्मनी नॉट डिस्कार्डेड का, एमसीक्यू गोल्ड। ठीक है दोस्तों। अब 9th पॉइंट क्या बोलते हैं, एज पर JW टेलर द मैनेजमेंट शुड वर्क साइड बाय साइड ऑफ वर्कर बाय हेल्पिंग देम, सपोर्ट देम, मोटिवेटिंग देम, स्मूथिंग देम द प्रोसेस ऑफ देम। मतलब JW टेलर बोलता है कि जो मैनेजमेंट है ना, वो वर्क करती रहे साइड बाय साइड, जिससे कि वर्कर को हेल्प मिलेगी, उनको सपोर्ट किया जाए, उनको मोटिवेट किया जाए। मोटिवेट किसके लिए, ऑर्गेनाइजेशन गोल के लिए मोटिवेट किया जाए, और उनको स्मूथिंग करा जाए, मतलब क्या नाम है, उनको स्मूथनिंग प्रोवाइड करवाया जाए, मतलब एक स्मूथ सरफेस एरिया, मतलब एक अच्छा उनको एक मतलब काम करने का जो मतलब उनका जो एरिया है वो अच्छा हो, मतलब ठीक है ना, जैसे जियोग्राफिकल एरिया हो जो उनका वो अच्छा हो, ये भी प्रोवाइड किया जाए। किसके थ्रू, एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, एक मतलब मैनेजर के थ्रू। ठीक है ना। एज पर JW टेलर देयर शुड बी एन इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग द वर्कर एंड द मैनेजमेंट। भाई JW टेलर क्या बोलता है कि एक इक्वल है ना डिवीजन होना चाहिए ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इक्वल ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई मान लो किसी का जानकार है, उसको तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अच्छी ज़्यादा दे रखी है, ठीक है, उसको सैलरी भी ज़्यादा दे रही है, ये नहीं भाई, सब इक्वल ट्रीट होने चाहिए उसके अंदर। ठीक है, चाहे वो वर्कर हो चाहे वो मैनेजर हो। डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हीज और ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। तो क्या बोलता है कि जो डेवलपमेंट है ना, वो हर पर्सन का भाई किसके बेसिस पे होना चाहिए, हीज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी, एफिशिएंसी के हिसाब से होना चाहिए। एमसीक्यू गोल्ड, ये लाइन कोट करके पूछ सकते हैं कि भाई किसने दी थी। ठीक है दोस्तों। वर्कर शुड बी गिवन नेसेसरी ट्रेनिंग सो दैट दे कैन लर्न द बेस्ट मेथड डेवलप्ड बाय साइंटिफिक अप्रोच। भाई वर्कर को एक नेसेसरी ट्रेनिंग दिया जाए, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल में भी हेल्प होगी, और ऑब्वियसली वो कुछ ना कुछ सीखेंगे। ठीक है ना, जो कि किसने डेवलप करी है, साइंटिफिक अप्रोच ने। ठीक है। एज पर JW टेलर, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपन 4th पॉइंट। देखो थोड़ा कॉन्सिक्वेंस हो गया, क्या हुआ, ये 10th पॉइंट तक खत्म हो गया था 3rd वाला पॉइंट, अब 4th पॉइंट स्टार्ट हो गया है। ठीक है ना, तो प्लीज़ सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल यार, ध्यान नहीं दिया क्योंकि लाइन सेम थी ना, चलो तो कोई नहीं। डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी, देखो ये पॉइंट है, ये मतलब 4th प्रिंसिपल है, कौन सा, ये वाला, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। ठीक है ना, ये 4th पॉइंट है। तो क्या बोलता है, वर्कर शुड बी गिवन नेसेसरी ट्रेनिंग सो डैट दे कैन लर्न बेस्ट मेथड टू डेवलप द साइंटिफिक अप्रोच। जो वर्कर है ना, उनको एक नेसेसरी ट्रेनिंग दिया जाए, जिससे कि वो एक डेवलप कर सके अपना एक बेस्ट मेथड काम करने का और साइंटिफिक अप्रोच को। ठीक है ना। एज पर JW टेलर इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी शुड कीप इन माइंड राइट फॉर सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉइज विच सूट हिज और हर फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल एंड मेंटल कैपेसिटी। तो मतलब क्या बोलता है कि इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी शुड बी कीप इन माइंड, जो इंडस्ट्रियल की जो एफिशिएंसी ना वो माइंड में कीप कर, मतलब अच्छी तरह से रखी जाए, जिससे कि क्या होगा, जो एम्प्लॉयज़ का जो सिलेक्शन होगा ना, वो क्या होगा भाई, उसकी 3 चीज़ क्वालिटी, फिजिकल मतलब उसको कैसा है, फिजिकली कैसा है वो, उसका इंटेलेक्चुअल कैसा है, मतलब बात बूत करने का तरीका कैसा है, और इसकी मेंटल कैपेबिलिटी क्या है, भाई वो मेंटली ठीक तो है ना। ठीक है ना, ये चीज़ चेक करी जाए। ईच पर्सन शुड बी सिलेक्टेड बाय अ साइंटिफिक मेथड। भाई हर कोई अगर मान लो एम्प्लॉय सेलेक्ट हो रहा है, तो वो एक साइंटिफिक मेथड के साथ सिलेक्ट हो रहा है। अब लास्ट पॉइंट क्या बोलता है, फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी द वर्कर शुड बी गिवन नेसेसरी ट्रेनिंग सो दैट कैन प्रोड्यूस more goods and company can earn more so that the prosperity can be achieved for both of them। तो ऑब्वियसली ये बात है भाई, एफिशिएंसी अगर मान लो इंक्रीज करनी है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, अपन को उनको एक ऐसी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी जिससे कि एफिशिएंसी क्रिएट होगी, और जिससे एफिशिएंसी अगर क्रिएट होने के बाद
जो भाई वो गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, गुड्स प्रोड्यूस करने के बाद वो अपना जो कंपनी है वो अर्न करेगी, और अर्न करने के बाद ऑब्वियसली जो ऑब्जेक्टिव है, जो गोल है वो अचीव होंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये वाला अच्छी तरह से समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। मैंने ये पूरा कंप्लीट आपको खोल के बता दिया है भाई JW टेलर और हेनरी फ्योल का। और ये चैप्टर में जो जो मैं MCQ गोल्ड बोल रहा हूँ, प्लीज़ एडिशनल क्वेश्चन बन के ही आते हैं भाई। आप NCERT पढ़ लेना, कितनी रट लेना, क्वेश्चन उसमें से बस ओनली डायरेक्ट वाले आते हैं। केस स्टडी बन के आती है एडिशनल में से, जो कि ना आपके पास अवेलेबल है, ठीक है ना, ये भी निकालनी पड़ती है। ठीक है दोस्तों, मैं भाई निकाल के दे रहा हूँ तो ऑब्वियसली आप ले लो ना उस चीज़ को। भाई मेहनत मैं कर रहा हूँ तो आपको तो बस ओनली रिवाइज ही करना है। जितना मैं आज पढ़ा रहा हूँ, जितना आपने ये लेक्चर देख लिया, आप अपनी बुक से पढ़ लो बस, ऑब्वियसली खत्म है, चैप्टर खत्म भाई। मतलब हाथ हैंड टू हैंड रिवाइज करके जाओगे, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लास्ट पॉइंट ऑफ टाइम में आप फिर क्या देखोगे, भाई कोई वन शॉट है तो बता दो, किसी ने 50 केस स्टडी का भाई बता रखा है, बस वही रट के जाओगे फिर आप। आज मेहनत कर लो भाई, 12th पास हो जाएगी आराम से। 12th नहीं, CUT एग्जाम भी आप आराम से क्रैक कर लोगे अगर आज आपने मेहनत कर ली तो। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये बढ़िया लगी होगी वीडियो। ठीक है दोस्तों, अब बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।